हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं अमरेंद्र कुमार सिंह। आज मैं बात करने वाला हूँ क्लास 11 के फिजिक्स के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसे हम लोग कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले हम लोग इसके स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे और समझेंगे कि इसमें क्या क्या न्यूटन्स ने हमें क्या क्या इसमें किस किस कॉन्सेप्ट के बारे में बताया है। उन्होंने मेनली फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में बताया है कि इनर्शिया क्या होता है, और इनर्शिया के साथ साथ उन्होंने फोर्स का बेसिक डिफिनेशन इसमें देने की कोशिश की। तो आइए सबसे पहले न्यूटन के 3 लॉ हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लॉ। सबसे पहले लॉ की हम लोग बात करें तो पहला लॉ का स्टेटमेंट ये है, ये हमें ये बताता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या फिर मोशन विथ कांस्टेंट स्पीड है इन स्ट्रेट लाइन, तो वो अपने उस कंडीशन को या अपने उस स्टेट ऑफ रेस्ट या स्ट्रेट लाइन के कांस्टेंट स्पीड से मोशन को मेंटेन रखने की कोशिश करेगा, और वो तब तक मेंटेन रखने की कोशिश करेगा जब तक कि कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स न लगाए। तो उसी का स्टेटमेंट जनरल फॉर्म में लिख दिया है मैंने कि एन ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट और इन मोशन विथ कांस्टेंट स्पीड on a straight line, it will remain at rest or motion with constant velocity in absence of external force। अगर उस ऑब्जेक्ट पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो वो ऑब्जेक्ट अपने उस इनिशियल कंडीशन की बात करते हैं। वो कंडीशन या तो यहाँ पे वो कहते हैं कि या तो वो रेस्ट होगा या मोशन विथ कांस्टेंट स्पीड ऑन ए स्ट्रेट लाइन। Motion with constant speed on a straight line is also termed as constant velocity। अगर हम constant velocity की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि अगर velocity constant है तो इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ही constant स्पीड से मूव कर रहा है। तो उन्होंने ये एक जनरल स्टेटमेंट दिया था। और अगर हम फर्स्ट लॉ के बात करें कि इसकी क्या, तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ से हमें 2 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलता है। एक तो हमें इंफॉर्मेशन मिलता है कि इनर्शिया क्या है। इनर्शिया की बात करें तो इनर्शिया बेसिकली रेजिस्टेंस टू चेंज है, रेजिस्टेंस टू चेंज इट्स इनिशियल कंडीशन और स्टेट, यू कैन से। ये फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग 2 तरह का मेनली इनर्शिया हो गया। एक है एनर्जी, जिसको हम कहते हैं इनर्शिया एट रेस्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो अपने रेस्ट के कंडीशन को ही मेंटेन करना चाहेगा, ये उसकी नेचुरल टेंडेंसी होगी। और दूसरा इनर्शिया जो है वो इनर्शिया ऑफ मोशन है। मोशन में हम इनर्शिया ऑफ मोशन की बात करेंगे तो ये इनर्शिया ऑफ मोशन कहने का मतलब ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से, या हमें कह सकते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से किसी स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है तो वो मेंटेन करने की कोशिश करेगा हमेशा उस मोशन को जब तक कि कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स न लगाए। तो इसमें 2 इंफॉर्मेशन है, एक तो इनर्शिया के बारे में है और दूसरी बात करें तो उन्होंने एक फोर्स का बेसिक डेफिनेशन दिया है कि फोर्स जो है ये एक्सटर्नल कॉज है या पुश और पुल कह सकते हैं, जो किसी भी ऑब्जेक्ट के या किसी भी बॉडी के उसके इनिशियल कंडीशन में चेंज या इनिशियल स्टेट में चेंज लाने की कोशिश करता है। अगर पॉसिबल है तो चेंज ला सकता है। अगर ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा है, अगर उसकी इनर्शिया ज़्यादा है तो हो सकता है चेंज ना भी आए, लेकिन या तो वो चेंज लाएगा या लाने की कोशिश करेगा। दोनों कंडीशन में उसको हम लोग फोर्स कहेंगे। तो फोर्स की अगर हम बात करें बेसिक डिफिनेशन की, तो फोर्स जो है ये एक एक्सटर्नल एजेंट है, या हम उसको कह सकते हैं कि ये पुश और पुल है, जो किसी भी ऑब्जेक्ट के इनिशियल कंडीशन कहने का मतलब यहाँ पे है इनिशियल कंडीशन ऑफ रेस्ट, और इनिशियल कंडीशन अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से या कांस्टेंट स्पीड से स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो इन दोनों कंडीशन में चेंज लाने की कोशिश करता है, लाता है या लाने की कोशिश करता है, तो दोनों कंडीशन में हम उसे फोर्स कह सकते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या इट इज इन मोशन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तब हम ये कह सकते हैं कि उस ऑब्जेक्ट पे जो नेट एक्सटर्नल फोर्स है वो 0 है। यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने लिया है कि एक बॉब है या कोई एक मास है जिसको एक स्ट्रिंग के थ्रू छत से लटका दिया गया है। तो अगर ये रेस्ट में रुका हुआ है, मतलब ये वर्टिकली डाउनवर्ड या किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये है कि हम ये कहेंगे कि इस मास पे या जो ये ऑब्जेक्ट है इस पे जो नेट फोर्स लग रहा है वो 0 लग रहा है। इसका वेट, सेल्फ वेट जो है mg,
वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, और जिस धागे से या जिस स्ट्रिंग से ये जुड़ा हुआ है उस पर टेंशन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो हम ये कहेंगे अगर ये रिस्ट में है तो कि नेट फोर्स इक्वल टू 0। तो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में टेंशन लग रहा है, तो अपवर्ड डायरेक्शन में लगने वाले फोर्सेस को हम पॉजिटिव कह सकते हैं, और नीचे वाले लगने वाले नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स को हम नेगेटिव कहेंगे। तो यहाँ पे T माइनस mg इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, या T इक्वल टू mg। इस कंडीशन में दोनों फोर्स जो है एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करते हैं। यहाँ पे टेंशन जो है वेट को, ऑब्जेक्ट के वेट को काउंटर बैलेंस कर रहा है, इसीलिए वो रेस्ट कंडीशन में है। तो इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ से एक और इंफॉर्मेशन मिलती है कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट की बात करें, अगर वो रेस्ट में है या हम कहें कि वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, यहाँ से हमें कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है थोड़ी सी। तो इक्विलिब्रियम के बारे में बात करें तो नेट फोर्स जो है किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर वो रेस्ट में है तो नेट फोर्स 0 होता है। अगर वो उस ऑब्जेक्ट में x डायरेक्शन में कोई भी मोशन नहीं हो रहा है तो हमें कहेंगे कि नेट फोर्स इन x डायरेक्शन विल बी 0। अगर y डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा है तो हम कहेंगे कि नेट फोर्स इन y डायरेक्शन विल बी 0। अगर z में भी कोई मोशन नहीं हो रहा है तो नेट फोर्स इन z डायरेक्शन विल बी 0। इससे हमें एक कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलता है। न्यूटन फर्स्ट लॉ से हमें ये भी इंफॉर्मेशन मिलता है कि जिस ऑब्जेक्ट का मास जितना ज़्यादा रहेगा उसकी इनर्शिया भी उतनी ही ज़्यादा रहेगी। हमें ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा उसके स्टेट को चेंज करने के लिए। स्टेट में हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि स्टेट मतलब यहाँ स्टेट ऑफ रेस्ट है या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। तो उन दोनों कंडीशन में अगर हमें चेंज करना है तो अगर उस ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा है तो हमें ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, तभी हम चेंज कर पाएंगे। आइए नेक्स्ट हम लोग जनरल इंट्रोडक्शन की बात करें तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो न्यूटन ने अपने सेकेंड लॉ में कहा है कि जिस फोर्स के बारे में उन्होंने फर्स्ट लॉ में बताया था तो उसी के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बारे में थोड़ा सा वो इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे देते हैं। उन्होंने कहा है कि जो अप्लाइड फोर्स है ऑब्जेक्ट पे, वो अप्लाइड फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके पास कुछ मास है और वो किसी स्पीड से या किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उस ऑब्जेक्ट के पास खुद का एक लीनियर मोमेंटम होता है, जिसको हम लोग मास इनटू वेलोसिटी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं कि लीनियर मोमेंटम जो है ये प्रोडक्ट है मास और वेलोसिटी का। तो क्योंकि ये प्रोडक्ट है एक स्केलर क्वांटिटी का वेक्टर के साथ, तो क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो लीनियर मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी ही होती है, और इसके साथ भी वही सारे रूल एप्लीकेबल होते हैं जो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के साथ एप्लीकेबल है। तो आइए हम लोग बात करते हैं सेकेंड लॉ की। तो उन्होंने बताया था कि जो फोर्स होता है अप्लाइड फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो हम लोग इसको ऐसा एक्सप्रेस कर सकते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp/dt।